ये वीडियो इस खास कर मीन राशि यानी पाइसिस वालों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें जून 2025 के मासिक राशिफल की पूरी जानकारी बेहद रोचक ढंग से पेश की गई है। इस महीने आपके जीवन में कैसा माहौल रहेगा, किन क्षेत्रों में अच्छे अवसर आएंगे और किन बातों से सतर्क रहना चाहिए, इसका विश्लेषण किया गया है। इसमें सामान्य जीवन, करियर, व्यापार, आय, निवेश, प्रेम, विवाह, विद्यार्थियों की प्रगति और स्वास्थ्य जैसे अहम पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ सरल और असरदार उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप महीने की सकारात्मकता को 2 गुना कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है तो ये राशिफल आपके लिए एकदम सटीक साबित हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप इसे अपनी लग्न राशि से जरूर देखें, क्योंकि उससे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ज्यादा सटीकता मिलती है। हालांकि अगर आपको अपनी लग्न राशि पता ना हो तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए अब इस बेहद अहम जून 2025 के मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण शुरू करते हैं। ये महीना अपने आप में खास है, क्योंकि मई में कई बड़े ग्रहों के गोचर ने जून में गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। इस बार राहु, केतु और बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से उभर कर सामने आएगा, जो कई क्षेत्रों में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले लग्न भाव पर नजर डालें तो यहां ग्रहों की गतिविधि कमाल की है। खास तौर पर शनि महाराज का लग्न में गोचर एक लंबी अवधि तक जारी रहेगा, करीब 2027 के जून तक, यानी लगभग 2 साल और। शनि आपके लिए लाभेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं, जिससे उनका प्रभाव थोड़ा मिश्रित नजर आता है। लाभेश का लग्न में गोचर आमदनी में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 12वें भाव के स्वामी के तौर पर विदेशों से जुड़ी संभावनाओं को भी दर्शाता है। ऐसे में ये महीना पैसों के नए स्रोत और विदेशी संपर्कों के लिए अवसरों से भरपूर रह सकता है। ये गोचर गुप्त धन के नए अवसरों को उजागर करता है, लेकिन साथ ही 12वें भाव का स्वामी लग्न में विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए अगले 2 वर्षों तक, जब तक शनि लग्न में स्थित है, तब तक सेहत संबंधी छोटी बड़ी परेशानियां बार बार दस्तक देती रहेंगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली कितनी मजबूत है। मजबूत कुंडली वालों के लिए ये परेशानियां नींद में खलल, पैरों में दर्द या नसों से जुड़ी तकलीफों के रूप में सामने आएंगी, जबकि कमजोर कुंडली वाले जातकों को कुछ गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें और समय रहते जरूरी उपाय करें। शनि का लग्न में गोचर आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं को भी उजागर करता है, जिससे आप में से कई लोग पिछले 2-3 महीनों में अध्यात्म की ओर झुकाव महसूस कर रहे होंगे और आने वाले समय में और भी गहराई से इससे जुड़ेंगे। हालांकि शनि का ये प्रभाव व्यक्ति के भीतर एक अलग तरह का एकाकीपन भी लाता है, एक ऐसा अकेलापन जिसमें लगता है मानो कोई बात करने को है ही नहीं या कोई समझने वाला नहीं है। यह शनि का विशेष आइसोलेशन है, जो हमें भीतर से मजबूर कर देता है कि हम खुद से बातें करें, खुद को समझें और अपनी आत्मा की आवाज सुन। कभी कभी हम सबको लगता है किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, और ऐसे में अकेलापन भी सुकून देने लगता है। शनि की वजह से आपके लिए ऐसा ही एक अनोखा आइसोलेशन तैयार होगा, जहां आप खुद के साथ खुश रहना सीखेंगे, अपनी सोच को नए आयाम देंगे, नई चीजें समझने की कोशिश करेंगे और अपने भीतर के विकास को महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस दौरान आपका आध्यात्मिक विकास भी तेजी से बढ़ेगा। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि शनि अक्सर मंदता लेकर आते हैं और मीन राशि के लोग वैसे भी स्वभाव से थोड़ा सुस्त होते हैं। हालांकि ये सबके लिए लागू नहीं होता, कुछ मीन राशि वाले लोग बेहद एक्टिव भी होते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो कुछ लोग तुरंत कहते नहीं, मैं मीन राशि का हूं और मैं सुस्त नहीं हूं। तो ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती, पर ज्यादातर मीन लग्न वाले लोग थोड़े सुस्त स्वभाव के होते हैं। वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और इसी वजह से अपने दिमाग का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आलस से झलकता रहता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य या बुध जैसे बलवान ग्रह बैठे हैं तो वो इस लेजीनेस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बुध लग्न में अकेले विराजमान हो या शनि भाव उपस्थित हो और उन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे जातक ज्यादा आलसी नहीं होते, वरना कुछ हद तक सुस्ती उनकी आदतों में झलक सकती है। अब अगर ग्रहों के गोचर की बात करें तो सबसे पहले शुक्र का गोचर मई की 31 तारीख को हो चुका होगा, जिससे जून के महीने में उनका प्रभाव नजर आएगा। ये शुक्र आपके दूसरे भाव में अष्टमेश बनकर प्रवेश करेंगे, यानी अचानक से बड़े धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का अपने से 12वें में गोचर और लग्न से दूसरे भाव में जाना, यह दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर धन कमा सकेंगे और वे कार्य भी पूरा कर सकेंगे जो अब तक अटके हुए थे। शुक्र का दूसरे भाव में होना वाणी में मिठास घोलता है
और घर में लग्जरी वस्तुएं, सुख सुविधाओं की चीजें लाता है, जिससे आपके घरेलू जीवन में भी रौनक बढ़ेगी। कुल मिलाकर शुक्र आपके परिवार और धन भाव में आकर आपके रिश्तों को मधुर बनाएंगे और घर में नई नई चीजों के आने का संकेत भी देंगे। जब चौथे भाव में बुध और गुरु साथ में आते हैं तो व्यक्ति की विद्या और स्मरण शक्ति दोनों में अद्भुत वृद्धि होती है, जो खासकर विद्यार्थियों और शास्त्र पढ़ने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों ग्रह स्वभाव से अलग अलग होते हैं और अक्सर एक दूसरे के स्वभाव से तालमेल नहीं बिठा पाते। इसलिए जब ये एक ही भाव में एक साथ बैठते हैं तो उस भाव में हल्की प्रताड़ना भी दे सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे शनि और सूर्य का एक ही भाव में होना, या बुध और चंद्रमा का एक ही जगह बैठना, या गुरु और शुक्र का एक साथ आना। इन सभी कॉम्बिनेशनों से उस भाव की ऊर्जा थोड़ी खिंचाव और उलझन महसूस करती है। राहु चंद्रमा या राहु सूर्य का साथ बैठना भी कुछ इसी तरह की स्थिति दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि उस भाव की ताकत खत्म हो गई है। कई लोग मान लेते हैं कि ग्रह अस्त हो गया, यानी उसका काम खत्म, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ग्रह अस्त होने के बाद भी उसके असर की अपनी जगह होती है और वो हमें अपनी तरह से प्रभावित करता रहता है। इसलिए हर स्थिति में ग्रह के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को दिशा देती रहती है। अब बात करते हैं डिग्री की, क्योंकि बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे मेरे तो शनि 29 डिग्री पे है इसलिए खराब हो गया, विद हो गया। दरअसल ये एकदम गलतफहमी है कि डिग्री के आधार पर ग्रह की ताकत को पूरी तरह तय कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई ग्रह 29 डिग्री पर हो, लेकिन नवांश कुंडली में वो उच्च का हो जाए, दशांश में और भी मजबूत स्थिति में चला जाए। इसलिए ग्रहों की असली ताकत उनके भाव और अन्य चार्ट में देखी जाती है, ना कि केवल डिग्री से। वैसे भी शनि तो महीने भर में मुश्किल से 1 डिग्री बढ़ता है। इसका मतलब अगर किसी के शनि 29 डिग्री पर हैं तो पूरे महीने पैदा हुए लाखों करोड़ों लोगों के शनि क्या एक ही जैसे बुरे हो गए? ज्योतिष का ये गणित इतना सरल नहीं है। ये सब तो बस एक हाइप बनाने के लिए कही जाती हैं। मैंने अभी एक इंस्टाग्राम रील देखी थी, उसमें कोई कह रहा था कि नीच के ग्रह को चेष्ट बल मिल जाता है। अरे भाई, ये कहां से मिल जाता है? लोग कुछ भी कह रहे हैं और लोग कुछ भी मान लेते हैं। असल में चौथे भाव में बुध और गुरु का साथ बैठना आपकी बुद्धिमत्ता और बौद्धिक विकास के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत होता है, जिससे आपके सोचने समझने की शक्ति और ज्ञान की पकड़ बहुत मजबूत होती है। ये महीना भावनाओं के उतार चढ़ाव का हो सकता है, इसलिए अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान अपने आप से अनावश्यक उम्मीदें पालना आपके लिए तनाव और तकलीफ का कारण बन सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। इसके बाद नजर डालते हैं मंगल के गोचर पर, जो इस महीने आपके लिए खासा मायने रखता है। मैं अक्सर कहता हूं कि मंगल मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ योग कारक ग्रह होते हैं और जब ये छठे भाव में आते हैं तो मानो जैसे उनके लिए खास उपहार ले आते हैं। मंगल का छठे भाव में गोचर करना न सिर्फ उनकी प्राकृतिक जगह पर है, बल्कि लंबे समय बाद उनका ये सफर आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। पिछले साल 20 अक्टूबर को मंगल पंचम भाव में कर्क राशि में आए थे, फिर वक्री होकर चौथे भाव में घूमते रहे और मिथुन में 1.5 महीने बिताने के बाद एक बार फिर कर्क में लौट आए थे। अब जब मंगल अपनी नियमित गति में आ चुके हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां अंगारक दोष भी बनता है, जो सफलता की संभावनाओं को और बढ़ा देता है। ऐसा अंगारक दोष जब छठे, 11वें या तीसरे भाव में बनता है तो व्यक्ति के लिए ये प्रगति और कामयाबी के नए रास्ते खोलता है। छठे भाव में मंगल और केतु का मिलन आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा करता है जो आपको न सिर्फ अपनी बीमारियों से लड़ने का साहस देगा, बल्कि आपको अपनी सेहत को लेकर भी बेहद सजग बना देगा। यह संयोजन शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, जिसका मतलब है आपके विरोधियों का नाश और आत्मविश्वास की जीत। छठे भाव में अकेले मंगल हो या केतु, दोनों ही अपने आप में शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मानो दुश्मनों के खिलाफ बुलेट प्रूफ कवच बन जाता है।
मगर याद रखिए, ये बात सिर्फ बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अंदर के शत्रु जैसे आलस्य, मोह माया और संकोच पर भी ये संयोजन करारा प्रहार करता है। ये उपचय भाव यानी प्रगति का भाव है, इसलिए इस मिलन से आपके जीवन में वो रफ्तार आएगी इसकी आपको तलाश थी। मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जहां शनि भी विराजमान है, और ये पैसों के लिहाज से बेहद अच्छा संकेत है। मंगल स्वयं धनेश हैं और शनि लाभेश, तो दोनों के प्रभाव से धन लाभ और आर्थिक स्थिरता की संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं, जो आपके लिए आने वाले समय में एक नई रोशनी लेकर आएंगी। इस महीने आपके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज की बौछार होगी, जिससे आप खुद को बहुत ही प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मंगल और शनि का मेल हमेशा दो धारी तलवार की तरह होता है। जहां ये आपको सकारात्मक विचार देंगे, वहीं कहीं ना कहीं ये आपके अंदर गुस्सा और अधीरता भी भर सकता है। अपने आप से या दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखना, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होना, ये वो चंद बातें हैं जो इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि खुद पर बेवजह दबाव ना डालें, क्योंकि कई बार हम अपने लिए ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जिन्हें हासिल करना मुश्किल होता है और फिर खुद ही हताश हो जाते हैं। इन भावनाओं से बचने के लिए आपको खुद को समझाना होगा, लेकिन हाँ, मंगल के छठे भाव में होने से आपको कार्य क्षेत्र की दिक्कतों, स्वास्थ्य समस्याओं और जीवन की उलझनों से निपटने की शक्ति भी मिलेगी। इस गोचर का लाभ उठाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। और हाँ, मंगल और केतु के दोष और गोचर पर मैंने अलग से भी कई वीडियो तैयार किए हैं, जिन्हें आप देखकर और गहराई से समझ सकते हैं। तो मासिक राशिफल के बाद वही वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की, जो इस महीने 15 तारीख को आपके चौथे भाव में होगा। सूर्य जो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, चौथे भाव में आने से प्रॉपर्टी से जुड़े किसी विवाद या उलझन से बाहर निकलने का बढ़िया मौका मिलेगा। चूंकि ये गोचर दो केंद्रों के स्वामी के साथ बैठकर हो रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और भी खास हो जाता है। वैसे छठा भाव आमतौर पर त्रिक भाव माना जाता है, पर मेरी नज़र में इसका अपना अलग महत्व है, क्योंकि यह सेल्फ राजयोग देने वाला भाव भी होता है, यानी मेहनत और साहस से आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या उससे जुड़ी कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा इस गोचर की वजह से आपके 10वें भाव पर भी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और खास बात यह है कि 10वें भाव के स्वामी खुद आपके लग्नेश गुरु हैं, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करेंगे। 7वें घर के स्वामी और चौथे घर के मालिक बुध के साथ साथ छठे घर के स्वामी सूर्य का इस महीने खास महत्व रहने वाला है, क्योंकि छठा भाव करियर से भी जुड़ा होता है और इस समय आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिल रहा है कि प्रमोशन के योग लगातार प्रबल होते जाएंगे। हालांकि ये आपके ऑफिस के माहौल और समय पर भी निर्भर करेगा कि ये कब साकार होता है। अगर इस महीने प्रमोशन की बातचीत चलती है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश होकर अपने से लाभ स्थान में जाने से धन लाभ के नए अवसर खुलेंगे और चौथे घर के स्वामी के तौर पर अपने से दूसरे में जाकर घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम से फायदा हो सकता है। 22 तारीख के बाद प्रॉपर्टी रेंट पर देने का विचार भी अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर 29 तारीख को होगा, लेकिन उसका असर अगले महीने ज्यादा प्रभावशाली होगा। मंगल का प्रभाव शनि और लग्न पर पड़ेगा, जिससे गुस्सा बढ़ सकता है। हालांकि वाणी के कारक बुध और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार टंग के कारक शनि आपके बोलने के तरीके पर असर डाल सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को संतुलित तरीके से पेश करना जरूरी रहेगा। अगर इसका मतलब यह है कि जब शनि पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव या ज्यादा तीव्र असर पड़ता है तो व्यक्ति के शब्दों में कड़वाहट घुल जाती है। इसलिए इस महीने कोशिश करें कि अपनी वाणी में कटुता और व्यंग से दूरी बनाए रखें। शुक्र का गोचर भी इस समय आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जिससे आपको और भी संभल कर बोलने की सलाह दी जाती है। वैसे तो ये महीना आपके लिए भाग्य का भरपूर साथ लेकर आएगा, खासकर जब भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपके पुराने प्रयासों के फल मिलने लगेंगे। वो काम जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे या जो आखिरी पायदान पर अटके हुए थे, इस महीने पूरे होने के प्रबल संकेत है।
साथ ही आपके भीतर गजब की स्पष्टता और आध्यात्मिक विश्वास जागृत होगा, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। एंग्जाइटी पर काबू पाने और चुनौतियों को खुले दिल से स्वीकार करने की शक्ति भी बढ़ेगी। इस महीने आप सफलता का स्वाद एक ऐसे ग्रेसफुल अंदाज में चखेंगे जिसमें ना तो घबराहट होगी और न ही किसी चीज को पाने की बेसब्री। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय काफी अच्छा रहेगा और आपके आसपास की परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी शानदार तरीके से विकसित होगी। ये महीना आपके लिए वो भरोसा लेकर आ रहा है जिससे आप खुद को सही दिशा में आगे बढ़ता महसूस करेंगे। जब हमें यकीन हो जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और मेहनत दोनों ही मजबूत हो जाते हैं, जिससे नतीजे भी बेहतर दिखते हैं। इस महीने का माहौल वाकई शानदार है। बस एक बात का खास ख्याल रखें, किसी को लेकर कोई जजमेंटल कमेंट देने से बचें, क्योंकि ऐसे शब्द रिश्तों में खटास घोल सकते हैं और इस महीने ये खतरा और भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इस बार कोशिश करें कि जो संभावनाएं आपके सामने हैं उन्हीं को साध कर आगे बढ़ें। बार बार नई संभावनाओं की तलाश में खुद को उलझाकर परेशान न करें। खासकर अपने आप से ज्यादा उम्मीदें न पालें, क्योंकि यह खुद को बेवजह परेशान करने जैसा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो द्विष लग्न में हैं। आसपास के लोगों और हालात को समझने की आदत डालें, क्योंकि कई बार यही सबसे बड़ा समाधान साबित होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर इस महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बात करियर की करें तो हालात आपके पक्ष में ही हैं। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि लंबे समय तक बनी रहेगी। वहीं केतु और शनि का प्रभाव भी है, जो बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है। करियर में जॉब चेंज की संभावनाएं भी प्रबल है, इसलिए इस महीने करियर के नए मौके भी दस्तक दे सकते हैं। इस महीने आपके लिए तरक्की के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। नवे घर के स्वामी अपनी ही सप्तम स्थिति में विराजमान है, जिससे गुरु की वजह से आपके व्यक्तित्व में खास पहचान मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा शुक्र का धन भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक स्थिति में इजाफा लेकर आएगा, क्योंकि ये अर्थिकोण से जुड़ा है, जो करियर के लिहाज से भी काफी अहम होता है। दूसरी ओर गोचर की बात करें तो बुध का गोचर खास मायने रखता है, क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव को मैं हमेशा प्रमोशन और मान सम्मान का सबसे बड़ा कारक मानता हूं। जब सप्तम भाव के स्वामी लग्नेश और कर्मेश के साथ बैठकर 10वें घर को दृष्टि देते हैं, तो वहां प्रमोशन के संकेत और भी प्रबल हो जाते हैं। मंगल, जो आपके लिए हमेशा से ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, जब राशि परिवर्तन कर 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके लिए मुकाबले में जीत की ओर इशारा करता है। ऑफिस में अगर कोई प्रमोशन या नई पोस्ट निकले तो उसमें प्रतियोगिता तो होगी ही, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही अपनी मेहनत के बूते यहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के चलते सारा क्रेडिट आप ही को मिल जाता है। फिर भी ज़्यादातर मौक़ों पर कंपटीशन होता ही है और इसी कंपटीशन में आपको आगे निकलने का मौका मिलता है। 15 तारीख को सूर्य का गोचर भी होगा, जो प्रमोशन के लिहाज से काफ़ी अहम साबित हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, सूर्य का यहाँ दिग्बल ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो अपनी पूरी ताकत से असर नहीं डाल पाएगा। इसलिए हो सकता है कि जो प्रमोशन मिले वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो, मगर कम से कम प्रमोशन का योग तो बनेगा ही। अगर आपकी दशा और अंतर्दशा मजबूत हैं तो सूर्य की दिग्बल कमी का असर खास नहीं पड़ेगा, पर अगर दशा थोड़ी ढीली है तो प्रमोशन में कुछ अड़चन आ सकती है या परिणाम उतना शानदार नहीं हो सकता जितना आप सोच रहे थे। कुल मिलाकर ये महीना अच्छा रहेगा, खासकर जब मंगल और केतु का 6ठे भाव में संयोग हो, जो प्रतियोगिता, कार्यकुशलता और ऑफिस के माहौल को समझकर खुद को उसके अनुसार ढालने में आपकी मदद करेगा। यही मंगल केतु का संयोग है जो चुनौतियों को अपनाकर उन्हें पार करने का हौसला देता है। मंगल और केतु के संयोग से 6ठे भाव में जोश और आक्रोश दोनों ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। 22 तारीख को बुध का गोचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो 10वें घर से अष्टम में जाकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा। इसका मतलब है कि कामकाज में रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के शानदार अवसर मिलेंगे। करियर के लिहाज से ये महीना जबरदस्त ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। शनि का प्रभाव आपके पेशेवर फैसलों में स्थायित्व लाएगा, जबकि मंगल केतु का मिश्रण
एक तरह का चुनौतीपूर्ण लेकिन उन्नति का अवसर बनेगा। गुस्से को काबू में रखना, खासकर जूनियर्स और सीनियर्स के साथ रिश्तों को मधुर बनाए रखने में मदद करेगा। ये महीना आत्मबल, आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाएगा, जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। आभार का भाव और एक विनम्र दृष्टिकोण हर स्थिति में काम आएगा। इस दौरान आत्मानुशासन और एक्शन ओरिएंटेड रहने से सफलता आपके कदम चूमेगी और खुद पर भरोसा बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। इस महीने आपके भीतर एक निडरता का भाव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी भी डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे या कहीं मेरी बात किसी को बुरी न लग जाए, तो आप खुद को पीछे ही पाएंगे। कई लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाते और वही लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनमें उतना दमखम नहीं होता, लेकिन वक्त पर बोल पड़ते हैं और मौके का फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। इसलिए इस महीने कार्य क्षेत्र में खुद की अहमियत साबित करने का प्रयास जरूर करें और सबसे जरूरी है कि काम में बिल लगाकर जुटे रहें। यह महीना ऐसा रहेगा जब आप अपनी असुरक्षाओं पर भी काबू पाते नजर आएंगे, जिससे करियर की दिशा में शानदार प्रगति दिखेगी। व्यवसाय के लिए भी समय अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो लाभ का भाव है, यानी धन की वृद्धि होगी। लेकिन शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए खर्चे भी बढ़ेंगे। ये प्रभाव शायद आपने पहले से महसूस किया होगा। अपने व्यवसाय के ढांचे में नियमित रूप से बदलाव करने होंगे, क्योंकि शनि जहां निर्माण कराते हैं वही बदलाव भी लाते हैं। अब ये 2 सालों में आपका व्यवसाय काफी हद तक बदलाव की राह पर रहेगा और इसमें कई बार आपको खर्चों का सामना भी करना पड़ेगा। नई मशीनें खरीदने से लेके आधुनिक तकनीक अपनाने, वेबसाइट बनवाने, ऐप डेवलप करने या मैन पावर बढ़ाने तक हर कदम पर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव बिना खर्च के नहीं होता। इसके अलावा शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश भी संकेत दे रहा है कि माह की शुरुआत में ही अचानक से अच्छा खासा धन आ सकता है। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं और सप्तम भाव से दूसरे भाव के स्वामी बनकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं, यानी धन के योग प्रबल दिख रहे हैं। इसके साथ ही इस महीने का पहला महत्वपूर्ण गोचर बुध का होगा, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और केंद्र भाव में आकर राजयोग और पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। खास बात यह है कि ये योग लग्नेश के साथ बन रहे हैं, यानी चारों केंद्रों के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान होकर व्यवसाय में एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। यह महीना आपको व्यवसाय में न केवल रचनात्मक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का मौका देगा, बल्कि वित्तीय दृष्टि से भी आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। इस महीने आपके भीतर जबरदस्त प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने व्यवसाय में नए नए आयाम छूने की क्षमता रखेंगे। व्यापार के विस्तार के लिए यह महीना बेहद शानदार रहने वाला है। हाँ, ये सच है कि बुध और गुरु की जोड़ी अपने आप में अक्सर तालमेल में नहीं रहती, जिससे कभी कभी अहंकार और ये भाव पैदा हो सकता है कि सब कुछ मुझे ही आता है, और ये चीज़ इस महीने आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसके बावजूद ये महीना आपको कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका देगा। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, जो आपके छठे घर में प्रवेश करेगा। सप्तम से 12वां भाव दर्शा रहा है कि व्यवसाय में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वह मैन पावर की बढ़ोतरी हो, नई मशीनरी लाना हो, इलेक्ट्रिकल उपकरणों में निवेश करना हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम आपको उठाने होंगे। थोड़े बहुत खर्चे जरूर आएंगे। अगर व्यवसाय में कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो इस महीने उसका समाधान निकलने की भी संभावना दिख रही है। इसके बाद सूर्य का गोचर आपके चौथे घर में होगा, जो और भी स्थिरता और पॉजिटिविटी का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव से द्वादश भाव में सूर्य का गोचर इस महीने संकेत देता है कि आपको सरकारी प्रोजेक्ट या ठेका हाथ लग सकता है, जिससे व्यवसाय में एक नया अवसर जन्म लेगा। चूंकि सूर्य छठे घर के स्वामी भी हैं और सप्तमेश के साथ विराजमान है, ये भी संभावना है कि कोई कानूनी उलझन या विवाद जो पहले से चला आ रहा था उसका समाधान निकल सकता है और राहत की सांस ली जा सकेगी। कुल मिलाकर यह महीना व्यवसाय की दृष्टि से बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा है। हालांकि शनि की दीर्घकालिक दृष्टि बनी रहेगी और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे काम में थोड़ा मंदापन या रुकावट लाने का काम करते हैं। इसलिए इस महीने आपको समय का प्रबंधन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। लगातार काम करते रहना होगा, क्योंकि मंदी का असर व्यापार पर कहीं ना कहीं बना रहेगा। एक खास सलाह यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें और अपनी वर्थ को पहचान कर उसे और मजबूत करें। पूरी मेहनत झोंक दें और बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दें। बार बार ये डर कि मेहनत करूं और रिजल्ट ना आए, ये सोच गलत है। मेहनत करिए,
निश्चय ही अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इस महीने अपने बिजनेस में बदलाव को खुले दिन से स्वीकारें और ज़रूरत पड़े तो नई टीम या नए पार्टनर्स को भी शामिल करें। ये महीना पार्टनरशिप्स, निवेश और इन्वेस्टर्स के लिहाज से बेहतरीन साबित हो सकता है। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि भाग्येश की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है और मंगल की उपस्थिति भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है। बिजनेस के कई टारगेट्स इस महीने पूरे होते नजर आ रहे हैं। अगर बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें, चाहे वो मैन पावर हो या कोई और सपोर्ट। कभी कभी बिजनेस को भी नई ऊर्जा और नया रूप देना पड़ता है, जैसे किसी चीज को हील करना या रीस्ट्रक्चर करना, तो उसके लिए भी यह महीना आपके लिए काफी उपयुक्त है। कुल मिलाकर यह महीना बिजनेस के लिए बेहद शुभ रहेगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों के लिहाज से भी महीने की शुरुआत में शुक्र का धन स्थान में गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा और धन के नए अवसर दिलाएगा। आपके लग्न में लावेश की उपस्थिति से संकेत मिलते हैं कि यह महीना आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। मंगल का प्रभाव भी लक्ष्मी स्थान पर पड़ते हुए दिख रहा है, जिससे धन की आवक बनी रहेगी। हालांकि निवेश के मामले में शुरुआत के 10 दिन और बीच के 10 दिन थोड़े संभल कर चलना चाहिए। बेहतर होगा कि अंतिम 10 दिन ही निवेश के लिए उपयुक्त माने। खर्चों की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा, खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खासकर मेडिकल बिल्स के रूप में, चाहे वो आपके खुद के लिए हो या परिवार के किसी सदस्य के लिए। इमोशनल बाइंग पर काबू रखें, किसी को देखकर या भावनाओं में बहकर अनचाही चीजें ना खरीदें। यात्रा पर भी खर्चे होंगे और लाइफस्टाइल में कुछ नए बदलाव अपनाने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते हेल्थ पर भी खर्च बढ़ता दिख रहा है। निवेश की वजह से बैंक बैलेंस थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इस महीने आप कुछ नया भी शुरू करने का प्लान बना सकते हैं और जैसा कि होता है, कोई भी नई शुरुआत खर्च के बिना पूरी नहीं होती। अगर कोई लीगल मसला या कोर्ट केस चल रहा है तो वहां कुछ परेशानियां भी हो सकती है। इस महीने सरकारी कामों में खर्चों की भरमार रहेगी और ऐसा लगता है कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कई लोगों के लिए ये समय प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, जिसमें ब्रोकर की फीस, पेपर वर्क और डीलर का हिस्सा भी शामिल होगा, जो स्वाभाविक रूप से खर्च को बढ़ाएगा। निवेश का हिस्सा भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इन अतिरिक्त खर्चों का असर जरूर दिखेगा। जहां तक लव और रिलेशनशिप की बात है, इस महीने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चांस कम ही नजर आते हैं। अगर लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है तो अब वक्त है आगे बढ़ने का, क्योंकि यह स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल वेलबींग पर असर डाल रही है। नए रिश्तों की संभावनाएं अभी कमजोर दिखाई दे रही हैं। शायद मध्य भाग के आसपास कोई हलचल हो, लेकिन दोनों तरफ से खास प्रयास नहीं होंगे जिससे नया रिश्ता शुरू हो सके। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मंगल पंचम भाव से बाहर निकलकर उस आक्रामकता को कम करेंगे जो लंबे समय से बनी हुई थी। एक और बढ़िया संकेत यह भी है कि शुक्र अब शनि के साथ की अपनी स्थिति से बाहर निकल आया, जो कि सकारात्मक है, लेकिन अब शुक्र केतु के प्रभाव में है, जो रिश्तों और वैवाहिक जीवन के मामलों में खासा असर डाल सकता है। शुक्र की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रेम और वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। अब शुक्र आपके दूसरे घर में स्थित है, जहां केतु का असर भी है। इसीलिए इस समय अपनी वाणी पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी बोलचाल से ही आपके पार्टनर के साथ दूरी बन सकती है और रिश्ते में अनबन हो सकती है। शुक्र अब अपने ही भाव में चौथे घर में आकर कम्युनिकेशन में थोड़ी स्थिरता और सुधार लेकर आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा था। हालांकि मंगल अब पंचम से दूसरे घर में पहुंच गए हैं, जो कि बातचीत में थोड़ी आक्रामकता दिखा सकते हैं। इसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है। वैसे भी शनि आपके लग्न में है, तो इसका असर हर क्षेत्र पर महसूस होगा ही, जिससे एक अलगाव की भावना शुरू हो सकती है। तो इसकी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा कारण नहीं होता, फिर भी हमें लगता है कि अपने पार्टनर से दिल से जुड़ाव कम हो रहा है, और इस महीने का माहौल भी कुछ ऐसा ही रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर भी होगा, लेकिन उसका कोई खास नेगेटिव असर नहीं दिखता। हाँ, जब भी किसी भाव से 12वें भाव में कई ग्रह इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता और इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है, और सूर्य के गोचर के बाद भी ऐसी ही थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। इसके बाद 22 तारीख को बुध का गोचर होगा, जो आपके पंचम भाव में आएंगे। इसका मतलब है कि बातचीत में सुधार की संभावना है, लेकिन चूंकि बुध आपके बाधकेश भी हैं, तो ये थोड़ा अलगाव का संकेत भी दे सकता है। इस महीने को लेकर कहा नहीं जा सकता कि बहुत बुरा है, लेकिन हाँ, जो चुनौतियां मैंने बताई हैं
उनका असर तो रहेगा ही। इसलिए सलाह यही है कि इस महीने अपने पार्टनर को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव या कंट्रोलिंग ना बने। जितना ज़रूरी हो उतना ही संवाद और प्रयास रखें और अपने रिश्ते को सहज ढंग से संभालें। कभी तो भी ऐसा होता है कि लगता है कि ऐसे हर पल अपने पार्टनर के साथ बिताना ज़रूरी हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान भी है। रिश्ता जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। खासकर आजकल के युवा तो अपने अपने काम में रहते हुए भी 24 घंटे चैटिंग और कॉल्स में लगे रहते हैं। शुरू में ये बातें बहुत रोमांचक लगती हैं, सब कुछ नया और मज़ेदार महसूस होता है और हमने भी ये दौर देखा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही बातें बोरियत और खींच का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए शुरुआत से ही एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। समय का बंटवारा ज़रूरी है, खुद के विकास के लिए, सेहत के लिए, करियर के लिए और आर्थिक मामलों के लिए भी। अगर सारी ऊर्जा सिर्फ एक रिश्ते में ही डाल देंगे तो बाकी चीज़ें ठहर जाएंगी और वही रिश्ता फिर बोझ सा लगने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ में लिमिट तय करना, थोड़ा क्रिएटिव रहना, अपनी गलतियां स्वीकार करना और अपने पार्टनर को भी वैसे ही अपनाना जैसे वो है। जिस इंसान में एक्सेप्टेंस होता है उसका रिश्ता टिकता है, क्योंकि वही जानता है कि हर किसी में कुछ खासियत और कुछ खामियां होती हैं। आज के दौर में तो एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही रिश्तों को खूबसूरत बनाए रखता है। आजकल के दौर में बिना एडजस्टमेंट और बिना एक्सेप्टेंस के कोई भी रिश्ता, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या शादीशुदा जीवन, आसानी से नहीं निभ पाता। कभी कभी तो हमें रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि पुरानी कड़वाहट और समस्याएं पीछे छूट जाए। अगर कभी आपसे भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि रिश्ते में ईगो को कम करना और विनम्रता दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। इस महीने खासकर अनरियलिस्टिक प्लानिंग से दूर रहें। अक्सर लोग रिश्ता शुरू होते ही 6 महीने के अंदर बच्चों के नाम सोचने लगते हैं, जबकि पता ही नहीं होता कि 6 महीने बाद रिश्ता कायम भी रहेगा या नहीं। इस तरह की अनावश्यक प्लानिंग रिश्ते को बोझिल बना देती है, जिससे बेवजह की एंग्जाइटी और प्रेशर पैदा हो जाता है। इसलिए इस महीने ज्यादा दूर की कौड़ी न सोचें और अपने रिश्ते को उसी वक्त की खुशियों में जिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए ये महीना न तो बहुत खराब होगा और ना ही बेहतरीन, मगर इतना जरूर होगा कि आप इसे संभल कर और शांति से गुजार पाएंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। देखिए, ये महीना मीन राशि वालों के लिए शादीशुदा जिंदगी में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। हाल ही में शनि की चाल बदली है और जुलाई में ये वक्री भी होने वाले हैं, जिससे स्थिति थोड़ी और टेढ़ी हो सकती है। ये समय ऐसा रहेगा जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखने के लिए सचमुच मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु केतु और शनि जैसे ग्रह लंबे समय तक असर डालते हैं और कई बार रिश्ते को उलझा भी सकते हैं। वैसे तो जिनकी कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश मजबूत स्थिति में है या नवांश कुंडली भी ठीक ठाक है, उन्हें उतनी दिक्कत महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर कुंडली वीक है तो पहले से ही कई कपल्स के बीच में तनाव पनपना शुरू हो चुका होगा। पिछले कुछ समय से मैंने खुद देखा है कि मीन राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स का ग्राफ बड़ा ही है। शुक्र, जो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, उस पर भी केतु का प्रभाव है और ये भी रिश्तों को उलझाने का काम करता है। ऐसे में अगर अपने रिश्ते को सलामत रखना है तो धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा और छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। इस महीने मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट और असंतोष महसूस हो सकता है, क्योंकि ग्रहों व गोचर कुछ ऐसा माहौल बना रहा है। बुध के गोचर से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लग्नेश के साथ सप्तमेश का मिलन समझदारी और तालमेल को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन ये राहत ज्यादा लंबी नहीं टिकेगी। अगले ही दिन मंगल का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जहां केतु पहले से मौजूद है और ये गुस्से और तनाव को हवा देंगे। ये स्थिति सप्तम भाव से 12वें भाव में जाकर वैवाहिक जीवन में कानूनी उलझनों के भी संकेत दे रही है। खासकर जिन लोगों के रिश्तों में पहले से तनाव चल रहा है, उनके लिए कानूनी कार्यवाहियां भी शुरू हो सकती हैं। मंगल के गोचर के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। रही सही कसर सूर्य का गोचर पूरी कर देगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर सप्तमेश बुध को भी प्रभावित करेंगे, जिससे छठे भाव से सप्तम भाव का कनेक्शन और मजबूत होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी पहले से ही मुश्किल में थी तो इस महीने कानूनी पेचीदगियां और बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा सप्तमेश पर राहु का असर डिल्यूजन और कंफ्यूजन भी लाएगा, जिससे रिश्तों में असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस महीने रिश्तों को संभाल कर चलना होगा और कानूनी सलाह लेने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। इस महीने समय और परिस्थिति का खास ख्याल रखना जरूरी होगा, खासकर ये समझते हुए कि कब क्या कहना है और किन हालात में अपनी बात रखनी है। पुरानी बातें या छिपी हुई सच्चाइयां जो आपने अब तक ढक कर रखी थी, वे अचानक सामने आ सकती हैं और आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा उलझने न पालें, उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ें और किसी भी समस्या का सामना करने से घबराएं नहीं। कई बार हम मुश्किलों से भागते रहते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, जिससे मामूली सी समस्या धीरे धीरे बढ़कर विकराल रूप ले लेती है और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इस महीने आपके पार्टनर को आपकी कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो अब तक अज्ञात थी और वो चीज़ आपके रिश्ते में खटास ला सकती है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खालीपन और दूरी का एहसास भी हो सकता है। इसलिए ख़ास तौर पर इस महीने भावनात्मक स्तर पर सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि ऐसी छुपी हुई बातें सामने आने पर रिश्ते में ज़्यादा खटास ना आए। यही वजह है कि इस महीने खुद को संभालना और सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे चारों ओर हल्ला मचाने के बजाय समझदारी से संभालना बेहतर होता है, क्योंकि जैसे ही बात दूसरों तक पहुंचती है हालात और उलझ जाते हैं, जिससे निकल पाना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए यह महीना कुछ खास आसान तो नहीं लगेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। शुरुआती 10 दिन पढ़ाई के लिहाज से शानदार रहेंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई में थोड़ी क्रिएटिविटी जोड़ें ताकि आपकी मेहनत को सही दिशा और बढ़ावा मिले। बीच के 10 दिन भी विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होंगे, वहीं आखिरी 10 दिन भी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कुल मिलाकर परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से ये पूरा महीना अच्छा है। अगर ओवरऑल देखें तो विद्यार्थियों के लिए चीजें सामान्य से बेहतर दिखाई दे रही हैं। तीसरे भाव में बन रहा बुध आदित्य योग पढ़ाई और रचनात्मकता दोनों को ही बल देगा। पंचम से 11वें भाव में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का तालमेल आपको आगे बढ़ाएगा। लग्नेश के साथ बैठने वाला कारकेश भी आपके बौद्धिक विकास को मजबूती देगा और चौथे भाव में पढ़ाई के प्रति आपका फोकस और रिटेंशन पावर भी बेहतर होगी। मंगल का प्रभाव भी इस दौरान छठे घर में केतु के साथ रहेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद अनुकूल रहेगा और आपको अतिरिक्त ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दे। आत्मविश्वास के लिहाज से यह महीना बेहद शानदार साबित होने वाला है। खासकर 15 तारीख के आसपास सूर्य के गोचर से आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। हालांकि इसके साथ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, जिससे संभल कर रहना जरूरी होगा। 22 तारीख को बुध पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त में जबरदस्त इजाफा होगा। इस तरह कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। खासतौर पर स्टूडेंट्स को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। राहु का 12वें भाव में पहले से ही गोचर चल रहा है, इसलिए विदेश यात्रा या पढ़ाई के लिहाज से भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। इस महीने की खासियत यह है कि ये अपनी गलतियों को सुधारने, दूसरों से मदद लेने, ग्रुप स्टडीज करने, खुद को समझने और अपनी समस्याओं को हल करने का मौका देगा। इनसिक्योरिटीज से उबरने का भी यही सही वक्त है। किस्मत भी भरपूर साथ देगी, इसलिए नई चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें, नए तरीकों को अपनाएं और खुद को अपग्रेड करने का ये बेहतरीन समय है। पढ़ाई में भी आपकी ग्रोथ का स्तर ऊंचाइयों को छू सकता है। इस शानदार समय का पूरा फायदा उठाइए और खुद को नए मुकाम तक पहुंचाइए। अब बात करते हैं सेहत की ओर। इस महीने स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर नसों से जुड़ी दिक्कतें, सिर दर्द, दांतों की समस्या, आंखों के रोग, पेट की तकलीफें और एसिडिटी बार बार आपको परेशान कर सकती हैं। शुरू के 10 दिनों में नसों में खिंचाव, आंखों की जलन, चिंता, नींद में खलल और इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। महीने के मध्य में एसिडिटी, सिरदर्द और आंखों की परेशानियां बनी रहेंगी। साथ ही दांतों में दर्द और बीपी की समस्या भी तकलीफ दे सकती है। महीने के आखिरी हिस्से में खासकर आंखों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फूड इन्फेक्शंस, गले की तकलीफें और ईएनटी से जुड़ी परेशानियां आपको बार बार तंग कर सकती हैं। ऐसे में एक सरल उपाय यह है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर साफ जल से स्नान कराएं, केसर मिश्रित खीर और हलवे का भोग अर्पित करें, 4 घी के दीपक जलाकर महादेव को समर्पित करें, शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का पाठ नियमित करें और किसी मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करें। इस सरल उपाय से निश्चित ही लाभ मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।